कबीर को अपने कमरे में बैठा देखकर अयाना एकदम से घबरा गई और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कब से बैठे हो तुम? कबीर हंसते हुए बोला, जब तुम सुकून से सो रही थी ना, तभी से। इतना कहकर कबीर अपनी सिगरेट को सामने रखी टेबल के छोटे से बर्तन में बुझा देता है। उसके बाद वो उठकर अयाना की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। कबीर चलकर अयाना के पास आया और उसके करीब आकर हल्का सा उसकी तरफ झुक गया। अयाना की आंखें और बड़ी हो गई। पीछे हटते हटते वो बिस्तर पर गिर गई। उसके करीब आकर कबीर ने अयाना के चेहरे पर बहुत आकर्षक ढंग से अपना हाथ फेरते हुए कहा, तो कल रात तुमने सब कुछ देख लिया ना? कबीर की बात सुनकर अयाना की सांसें रुक गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या क्या मतलब, क्या देख लिया मैंने? अयाना को ऐसे अनजान बनते देख कबीर मुस्कुरा दिया। अब इतना भी अनजान मत बनो। मैं जानता हूँ कल रात तुम नीचे थी और तुमने सब कुछ देखा। तो बताओ, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? तुम्हें पसंद आई? कबीर की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर अयाना को घिन आने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कबीर उससे इस तरह की बातें कर सकता है। उसने कबीर को पीछे धकेल दिया। दूर हटो मुझसे, तुम घिनौने हो। अयाना की इस हरकत से कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। उसे गुस्सा आ गया। आज तक कबीर को किसी लड़की ने इस तरह से धक्का देने की हिम्मत नहीं की थी। वो अयाना के पास पहुंचकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे को करीब करके अयाना को थोड़ा दर्द देते हुए कबीर एक डरावनी सी आवाज में बोला, एक बार और ऐसा किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरे सामने थोड़ा तमीज से पेश आया करो, समझी? उसके बाद अयाना के बालों को छोड़कर कबीर खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करते हुए बोला, फटाफट तैयार होकर अपने वर्कआउट सेशन के लिए जाओ। उसे खत्म करने के बाद शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हारी ड्रेस तुम्हारे कमरे में भेज दी जाएगी, उनमें से कोई चुनकर पहन लेना। ये बोलकर कबीर जाने लगा कि अयाना थोड़ा हिचकिचाहट में और कंफ्यूजन में पूछती है, किस लिए तैयार होना है? क्या करने वाले हो तुम? कबीर रुककर पलटकर अयाना की तरफ देखकर बोला, आज रात तुम्हें पार्टी में ले जाने वाला हूं मैं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन अयाना उसी तरह खड़ी रही। कबीर की बात सुनकर अयाना हैरान भी थी और कंफ्यूज भी। वो सोच रही थी कि किस पार्टी की बात कर रहा है ये? आखिर करना क्या चाहता है मेरे साथ? अयाना को नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला था बहुत जबरदस्त होने वाला था। उधर अगस्त्य ऑफिस के लिए निकला और उसे घर के बाहर जाकर याद आया कि वो अपनी एक इम्पॉर्टेंट फाइल घर में भूल आया है। वो वापस जाने लगा, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके आसपास है। दरअसल एक आदमी काफी देर से अगस्त्य को छिपकर देख रहा था। अगस्त्य को बस ऐसा एहसास हुआ। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो कंफ्यूज हो गया, शायद उसके दिमाग में वहम हो गया था। अगस्त्य पलटकर बंगले के अंदर जाने लगा कि तभी उसके पीछे शुभी खड़ी थी। अचानक उसे देखकर अगस्त्य एकदम से हड़बड़ा गया। अगस्त्य को ऐसा देखकर शुभी ने अपनी भौएं ऊपर उठा ली। अगस्त्य अपनी हड़बड़ाहट को काबू में करके चेहरे पर थोड़े सामान्य भाव लाते हुए शुभी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुभी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अगस्त्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे कमरे में भूल गए थे। वो फाइल देखकर अगस्त्य बहुत अजीब महसूस करता है। उसने झट से बात बनाई, हाँ मैं इसी को लेने आ रहा था। अगस्त्य वो फाइल ले लेता है और गाड़ी में ही रख देता है। वो और शुभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन शुभी ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। तो अगस्त्य बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ। शुभी 2 कदम पीछे हट गई। अगस्त्य गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। शुभी वहाँ अकेली खड़ी रह गई। गाड़ी के मिरर से अगस्त्य पीछे शुभी को देख रहा था और सोच रहा था, शुभी को देखते ही पता नहीं क्यों मेरी धड़कनें हमेशा तेज हो जाती हैं। अगस्त्य के चले जाने के बाद शुभी भी पलटकर बंगले के अंदर चली गई। वो सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात करने लगी। दूर से खड़ा एक आदमी शुभी को देख रहा था। वो एक फ़ोन लगाकर बोला, हाँ मिस्टर अगस्त्य राव ऑफिस के लिए निकल गए हैं। घर पर उनकी बीवी है। सारा दिन धुआंधार वर्कआउट सेशन के बाद अयाना अपने कमरे में आई। वो थककर चूर हो गई थी। शाम हो गई थी। उसका वर्कआउट आखिरकार खत्म हो गया था। अयाना बड़बड़ा रही थी, ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं। टॉर्चर करने की भी कोई याद होती है। अयाना नहाकर बाहर आई और बिस्तर पर गिर गई। तभी 2 नौकरानियां अंदर आईं, एक पोर्टेबल वार्डरोब लेकर। उसमें बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सुंदर फैंसी डिजाइनर्स और ऐसे जिन्हें पहनकर कोई लड़की बहुत हॉट और सेक्सी लगे। अयाना ने उन्हें देखकर कंफ्यूज होकर पूछा, ये सब क्या है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? तभी उसे कबीर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि तुम्हें इनमें से एक ड्रेस चुनकर उसे पहनकर तैयार होना है। कबीर के अंदर आते ही सारी नौकरानियां तुरंत वहां से चली गई। अयाना अपनी आंखें सिकोड़कर कबीर से बोली,
तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? कबीर ने अपनी भौहें हल्के से ऊपर उठाकर कहा। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बता दिया था कि आज रात मैं तुम्हें एक जबरदस्त पार्टी में ले जाने वाला हूँ। अयाना चिढ़ा हुआ चेहरा बनाकर बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। इस बात पर कबीर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम भी कमाल हो। अब तक तो यहाँ से बाहर जाने के लिए तड़प रही थी, अब जब मैं तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ तो तुम जाना नहीं चाहती, यहीं रहना चाहती हो? क्यों, मुझसे बहुत प्यार हो गया है क्या, जो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती? कबीर की बात सुनकर अयाना अपनी आंखें सिकोड़ कर बोली, प्यार माय फुट। अगर मैं यहाँ रुकी हूँ तो सिर्फ एक मकसद के लिए, तुम्हें जान से मारने के लिए। इस बात पर कबीर हंसने लगा। वो अयाना के पास आया, पास आते आते उसे एकदम दीवार से सटा दिया और अपने हाथों से उसे घेर लिया। अयाना थोड़ा चौंक गई। उसने अपनी नजर चुराई क्योंकि वो इस डेविल से आंखें मिलाना भी नहीं चाहती थी। धीरे से कबीर उसके करीब आया, उसके कान में फुसफुसाकर बोला, इनमें से कोई भी अच्छी सी ड्रेस चुनकर पहन लो, तुम्हें देखकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अयाना कबीर को जोर से धक्का मारना चाहती थी, पर कबीर ने सुबह जो चेतावनी दी थी वो भूली नहीं थी। वैसे भी इस डेविल का कोई भरोसा नहीं, ये तो गर्दन भी ऐसे काटता है जैसे सेब काट रहा हो। साला कमीना। कबीर पीछे हटा और कपड़ों की तरफ जाते हुए बोला, चलो अब अगर तुम नहीं चुन रही हो तो मैं ही तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस चुन लेता हूँ। कबीर सारी ड्रेसेस निकाल कर देखता है और एक एक ड्रेस को देखकर मुंह बनाता है। आखिरकार उसे एक छोटी लाल रंग की बहुत सेक्सी ड्रेस मिलती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, ये मिली ना काम की चीज, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, लो पहन लो इसे। ये बोलकर कबीर उस ड्रेस को बिस्तर पर फेंक देता है। अयाना बिस्तर के पास आई और उस ड्रेस को उठाकर देखती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो ड्रेस बहुत खुली और बहुत छोटी थी। अयाना गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेती है और उस ड्रेस को बिस्तर पर फेंक कर बोलती है, मैं इतनी वाहियात ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनूंगी। क्या सोचकर तुमने ये ड्रेस मेरे लिए निकाली है, इतनी भद्दी ड्रेस? कबीर अयाना से बोला, तुम्हें यही ड्रेस पहननी होगी। अयाना अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए अपनी गहरी आंखों से कबीर को देखते हुए बोली, और अगर मैं नहीं पहनूं तो क्या करोगे तुम? हाँ, जबरदस्ती पहनाओगे मुझे? इस बात पर कबीर अयाना के पास आकर थोड़े शरारती अंदाज में बोलता है, वैसे अगर तुम यही चाहती हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े उतारूं और फिर अपने हाथों से वो ड्रेस तुम्हें पहनाऊं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे तो इसमें काफी मजा आएगा। अयाना एकदम से हैरान परेशान हो उठी। कबीर की ऐसी फ्लर्टिंग भरी घटिया बातें सुनकर अयाना को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसका मन तो कर रहा था कि इस डेविल को पकड़कर दीवार में जोर से इसका सर मारे और इसका सिर तरबूज की तरह फट जाए। वो घिन भरी नजरों से कबीर को देख रही थी, पर कबीर की आंखों की शरारत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर अयाना से बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। कबीर अपने हाथ अयाना के कपड़ों की तरफ बढ़ाता है कि अयाना तुरंत 4 कदम पीछे हट गई। खबरदार, खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, समझे? कबीर ने अयाना से कहा, तुम्हारा भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें मैं अपने हाथों से ड्रेस पहनाऊं तो खुद पहन लो, पर ड्रेस पहनो, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद कबीर अपनी घड़ी की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है, फटाफट तैयार हो जाओ। और हाँ, मेकअप थोड़ा अच्छे से करना, ये बंदरिया जैसी शक्ल लेकर मत उतर आना। कबीर का कमेंट सुनकर अयाना का मुंह खुला का खुला रह गया। एक्सक्यूज मी, बंदरिया किसे कहा तुमने? खुद का चेहरा कभी देखा है? चिंपैंजी लगते हो, चिंपैंजी। इस बात पर कबीर ने जवाब दिया, तो इससे पहले कि मैं चिंपैंजी की तरह तुम पर कूद जाऊं, फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ। 20 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 मिनट 1 मिनट निकल चुका है, अब सिर्फ 19 मिनट बाकी है। इस बात का ख्याल रखना कि मैं समय का बहुत पक्का हूँ। मेरी एक एक मिनट बहुत कीमती है। मेरे वक्त को बर्बाद करने की तुम्हें सजा मिलेगी अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो। कल से तुम्हारा वर्कआउट सेशन 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर अयाना का दिमाग घूम गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था उस पार्टी में जो कबीर उसे ले जाने के लिए इतना डेस्परेट था? क्या अयाना फंसने वाली थी किसी और मुसीबत में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अपनी बात बोलकर कबीर कमरे से चला गया, लेकिन अयाना हैरान परेशान से अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने चिढ़कर अपने आप से कहा, आखिर ये आदमी चाहता क्या है? हालांकि अयाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विरोध करना चाहती थी,
लेकिन उसे ये भी पता था कि जिस तरह से उसका वर्कआउट सेशन लिया जा रहा था, अगर उसने 1 सेकंड भी बढ़ा दिया तो उसकी जान निकल जाएगी। 2 घंटे का जोखिम वो बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। वो फटाफट से ड्रेस उठाकर बाथरूम में भाग गई, क्योंकि उसके पास कबीर की बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उधर शुभी का भी लगभग ऐसा ही हाल था। घर का लगभग सारा काम निपटाने के बाद शुभी समायरा के कमरे में आई। उसने देखा कि घर के बाकी कमरों के मुकाबले कमरे का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ था। उसने सोचा, यहाँ इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी ऑन नहीं है क्या? शुभी ने देखा कि समायरा के कमरे का एसी ऑन नहीं था। उसने रिमोट उठाया और एसी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन 3-4 बार बटन दबाने के बाद भी एसी ऑन नहीं हुआ। शुभी ने चिढ़कर रिमोट को 2-3 बार अपने हाथ पर हल्के हल्के से मारा और फिर एसी चलाने की कोशिश की। ये क्या हो गया है? एयर कंडीशन ऑन क्यों नहीं हो रहा है? इस कमरे में कितनी गर्मी हो गई है। समायरा को कितनी दिक्कत हो रही होगी। उसके बार बार एसी चलाने की कोशिश के बावजूद जब वो नहीं चला तो वो चिढ़ गई। लगता है खराब हो गया, जल्दी ठीक करवाना होगा। शुभी ने फ़ोन उठाया और अगस्त्य को कॉल लगाया। अगस्त्य एक मीटिंग में कुछ डिस्कस कर रहा था। उसके सामने प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स चल रही थी और पास ही खड़ा एक आदमी एक एक स्लाइड को सबको समझा रहा था। तभी अचानक अगस्त्य का फ़ोन बजने लगा। आज वो फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था। फ़ोन की आवाज़ पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अगस्त्य ने माफ़ी मांगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने देखा कि शुभी उसे कॉल कर रही थी तो वो कंफ्यूज हो गया। शुभी मुझे क्यों कॉल कर रही है? शायद कुछ ज़रूरी काम होगा। अगस्त्य खड़ा होकर बोला, एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, जस्ट गिव मी अ मिनट, इट्स वेरी अर्जेंट, आई कैन नॉट इग्नोर इट। सब लोग हल्के से अपनी गर्दन हिला देते हैं। अगस्त्य फ़ोन पर बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला गया। उसने फ़ोन रिसीव करके बोला, हाँ क्या हुआ? दूसरी तरफ से शुभी ने अगस्त्य से कहा, वो दरअसल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि समायरा के कमरे का एयर कंडीशनर ख़राब हो गया है। इस वजह से यहाँ बहुत गर्मी हो गई है। क्या तुम प्लीज़ किसी इलेक्ट्रीशियन को भेज सकते हो ठीक करने के लिए? अगस्त्य ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया, ठीक है मैं भेजता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अगस्त्य भी कॉल कट करके एक इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन लगाता है और उसे मेंशन में जाने को कहता है। उधर समायरा के पास पहुँचकर शुभी उसके पास बैठ गई। उसने देखा कि समायरा के माथे पर पसीना था, बहुत गर्मी हो गई थी। ऊपर से उसने ब्लैंकेट भी ओढ़ रखा था। शुभी परेशान हो उठी, पता नहीं कितनी देर से एसी नहीं चल रहा है। बेचारी समायरा। शुभी फटाफट उसके पसीने को पोंछ देती है और पंखे को थोड़ा और तेज़ कर देती है। थोड़ी देर में इलेक्ट्रीशियन बंगले के मुख्य गेट पर पहुंचा। उसके हाव भाव में नहीं लग रहा था कि वो एक इलेक्ट्रीशियन है। ये वही आदमी था जो बंगले पर नज़र रखे हुए था, लेकिन उसने इस वक्त इलेक्ट्रीशियन के कपड़े पहन रखे थे। बाहर गार्ड्स ने उसकी थोड़ी तलाशी ली और शुभी से परमिशन लेकर उसे अंदर आने दिया। शुभी उस इलेक्ट्रीशियन को समायरा के कमरे में ले गई और उसे एयर कंडीशनर दिखाते हुए कहा, ये देखिए यहाँ है, प्लीज़ चेक कीजिए क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रीशियन ने हल्के से सर हिलाया और वहाँ एक टेबल लगाकर उस पर चढ़कर एसी चेक करने लगा। शुभी कुछ देर वहीं बैठी रही। वो इलेक्ट्रीशियन बार बार पलटकर शुभी की तरफ देख रहा था, जो सोफे पर बैठकर कोई मैगजीन पढ़ रही थी। वो चाहता था कि शुभी वहाँ से किसी तरह चली जाए। तभी मदन काका वहाँ पर आ गए। उन्हें देखकर वो इलेक्ट्रीशियन थोड़ा सा हड़बड़ा गया, लेकिन काका बोले, शुभी बिटिया 1 मिनट मेरे साथ आओगी? मैं बाजार जा रहा हूँ, एक बार किचन में देखकर बता दो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। शुभी ने एक बार इलेक्ट्रीशियन की तरफ देखा। वो समायरा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बंदा अपना काम कर रहा था। शुभी ने कहा, ठीक है काका चलिए। शुभी काका के साथ कमरे से निकल गई। वो इलेक्ट्रीशियन बस शुभी के जाने का इंतजार कर रहा था। शुभी के जाते ही वो तुरंत टेबल से नीचे उतरा। अपने सामान को एक गुप्त जगह से उठाकर उसने एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली जिसमें कुछ दवा भरी हुई थी और एक इंजेक्शन निकाला। उसने झट से इंजेक्शन में दवा भरी और दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ से कोई नहीं आ रहा था। वो समायरा के पास गया। समायरा को जो आईवी ड्रिप लगी हुई थी, उसकी प्लास्टिक की बोतल के लिक्विड में उसने फटाफट इंजेक्शन की दवा मिला दी। वो दवा लिक्विड में पानी की तरह घुल गई। कुछ देर बाद शुभी कमरे में आई। वो आदमी अपना सामान पैक कर रहा था। शुभी ने उसे देखकर पूछा, तो हो गया काम? उस आदमी ने खड़े होकर कहा, जी मैम हो गया। शुभी ने एयर कंडीशनर ऑन किया जो ठीक ठाक काम करने लगा था। उस आदमी ने अपना सामान उठाया, पेमेंट लिया और बंगले से निकल गया। बंगले के बाहर जाते ही उसने एक फ़ोन लगाया और चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आपका काम हो गया है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से तुरंत गायब हो गया। शुभी समायरा के पास बैठ गई। वो समायरा की डायरी पढ़ने लगी, उसकी पुरानी यादों को याद करने लगी और समायरा से कुछ बातें करने लगी। समायरा की नस में लगी हुई सुई उस प्लास्टिक की थैली के लिक्विड को उसके शरीर में भेज रही थी। वो लिक्विड उसकी नसों में जा रहा था और उसमें उस आदमी ने जो दवा मिलाई थी वो कुछ देर बाद अपना असर दिखाने लगी। अचानक समायरा की हालत बिगड़ने लगी। मशीनों की आवाज़ तेज़ होने लगी। समायरा की धड़कनें गड़बड़ाने लगी। शुभी ये देखकर चौंक गई। जल्दी से डायरी रखकर वो मशीन की तरफ देखने लगी और फिर समायरा को, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो रही थी।
शुभी ये देखकर घबरा कर चिल्लाई, समायरा, समायरा क्या हुआ है तुम्हें? हे भगवान, समायरा को क्या हो रहा है? ये मशीन, इसकी हार्ट बीट, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? शुभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। समायरा की नर्स भी वहां पर नहीं थी। शुभी एकदम घबरा गई और मदन काका को जोर से आवाज लगाई, मदन काका, यहाँ आइए जल्दी। मदन काका भागते हुए आए। क्या हुआ बिटिया? शुभी घबराई हुई आवाज में बोली, मदन काका देखिए ना, समायरा की हालत अचानक से बिगड़ने लगी है। समायरा की बिगड़ती हालत देखकर मदन काका भी हैरान हो गए। फिर कुछ सोचकर बोले, बिटिया मैं अभी हॉस्पिटल में कॉल लगाता हूँ, तुम अगस्त्य बेटे को कॉल लगाकर सारी बात बताओ। शुभी जल्दी से सिर हिलाती है और अगस्त्य को कॉल लगाती है। इस बार अगस्त्य का फोन साइलेंट पर था, वो मीटिंग में बिजी था। इधर शुभी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कम ऑन अगस्त्य, पिक अप द फोन। समायरा की हालत अचानक बिगड़ती देखकर शुभी और मदन काका बहुत हैरान थे। शुभी बहुत घबरा गई थी क्योंकि मशीनों की आवाज लगातार बढ़ रही थी जो उसमें डर पैदा कर रही थी। मदन काका तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं और शुभी अगस्त्य को। अगस्त्य फोन नहीं उठाता, वो मीटिंग में था और उसने फोन साइलेंट पर रखा हुआ था। ऊपर से उसने फोन पलट कर रखा हुआ था, इसीलिए वो स्क्रीन भी नहीं देख सकता था। शुभी बहुत बेचैनी में इधर उधर चक्कर काट रही थी। फोन उठाओ अगस्त्य प्लीज, बहुत बेचैन हो रही थी, पर अगस्त्य फोन नहीं उठा रहा था। मदन काका भागकर शुभी के पास आए और बोले, बिटिया मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो बस आने ही वाली है, तुमने अगस्त्य को फोन किया या नहीं? शुभी घबराई हुई आवाज में बोली, कर तो रही हूँ काका, लेकिन अगस्त्य फोन नहीं उठा रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ? वो दोनों समायरा की तरफ देखते हैं। समायरा की हालत हर सेकंड के साथ बहुत खराब होती जा रही थी। शुभी की आंखों में आंसू आ गए। वो समायरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मसलने लगी और बार बार मशीनों की तरफ देखती जो गड़बड़ा गई थी। दूसरी तरफ अगस्त्य मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में आया। उसने प्यून को कॉफी लाने को कहा, फिर वो शांति से सोफे पर लेट गया। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ उसके पास आया। सर आपका फोन कहाँ है? अगस्त्य कंफ्यूज होकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, मेरे पास है, क्यों क्या हुआ? असिस्टेंट घबराई हुई आवाज में बोला, सर आपके घर पर इमरजेंसी आ गई है, आपकी वाइफ ने फोन किया था, प्लीज उनका कॉल रिसीव कीजिए। ये सुनकर अगस्त्य एकदम से सोफे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और हल्का सा डर दिखाई देने लगा। शुभी ने फोन क्यों किया होगा? आखिर घर पर क्या हुआ होगा जो उसे असिस्टेंट को फोन करने की जरूरत पड़ी? एक अनचाहा सा डर अगस्त्य के दिल को घेर लेता है। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से जेब से फोन निकाला तो देखा कि शुभी के बहुत सारे मिस कॉल हैं। शुभी की इतनी सारी मिस कॉल देखकर अगस्त्य की सांस गले में अटक गई। उसके दिल में कपकपी शुरू हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना शुभी इतने कॉल कभी नहीं करती। अगस्त्य नहीं जानता था कि क्या हुआ है, पर जो हुआ है वो शायद ठीक नहीं था। उसने फटाफट शुभी को फोन लगाया, पर शुभी कुछ रिंग तक फोन नहीं उठाती। हर बजती रिंग के साथ अगस्त्य की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके बदन में थरथराहट सी पैदा हो रही थी। तभी उसे शुभी की आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी, जो बहुत घबराई हुई थी। हेलो अगस्त्य। अगस्त्य शुभी की आवाज़ सुनते ही हल्की सी राहत के साथ बोला, शुभी तुमने मुझे कॉल किया था, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? शुभी कुछ सेकंड चुप हो गई। अगस्त्य बेताबी से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। शुभी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अचानक घबराने लगा। क्या शुभी नाकाम हो चुकी थी समायरा की जान बचाने में? कौन था वो आदमी जिसने समायरा की जान लेने की कोशिश की थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।